हे गाइस, रोनाल्ड रीड जो एक अमेरिकन जैनेटर थे, वो एक छोटे से गांव में पले बढ़े। वो अपने फैमिली के पहले इंसान थे जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। रोनाल्ड एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहे थे। 25 सालों तक उन्होंने एक गैस स्टेशन अटेंडर का काम किया। उसके बाद 17 सालों तक उन्होंने पोछा लगाने का काम किया बहुत सी शॉप्स में। 38 साल की उम्र में रोनाल्ड ने तो बेडरूम वाला एक अपार्टमेंट खरीदा और अपनी आगे की जिंदगी उसी घर में गुजारी। ये 2014 की बात थी। रोनाल्ड 92 साल के थे जब उनकी मौत हुई। मरने से पहले उनके पास $8 मिलियन थे, जिसमें से $2 मिलियन उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स के लिए छोड़ दिए और बाकी के $6 मिलियन उन्होंने लोकल हॉस्पिटल्स में डोनेट कर दिए। अब आप में से मैक्सिमम लोगों का यह सवाल होगा कि एक गैस स्टेशन अटेंडर के पास आखिर इतना पैसा आया कहां से। वेल, अगर आप विकिपीडिया पर जाकर रोनाल्ड रीड नाम सर्च करते हो तो आपको पता लगेगा कि वो एक चौकीदार, समाज सेवक, एक मिलियनियर और सबसे मेन वो एक इन्वेस्टर भी थे। लेकिन ये कैसे हुआ? देखो, रोनाल्ड को कोई खानदानी पैसा नहीं मिला था। हुआ कुछ ऐसा कि रोनाल्ड अपनी मेहनत की कमाई का एक एक पैसा सेव करते गए और इसे इन्वेस्ट करते गए। उन्होंने अपनी सेविंग्स को सालों सालों तक कंपाउंड होने दिया और एट द एंड वो एक मिलियनियर बन गए। अब इसके रिलेटेड एक और स्टोरी है जो थोड़ी सी अलग है रिचर्ड फक्सोन के बारे में। रिचर्ड एक अमेरिकन एग्जीक्यूटिव थे। उन्होंने हार्वर्ड से अपनी डिग्री कंप्लीट की थी और एट द एज ऑफ 40 उन्होंने रिटायरमेंट ली थी अपने बिजनेस से। 40 अंडर 40 की बिजनेस मैगजीन की लिस्ट में उनका नाम भी आया था। अमेरिका में रिचर्ड का 18,000 स्क्वायर फीट का एक बंगला था जिसमें 11 बाथरूम, 7 गराज, 2 स्विमिंग पूल और 2 एलिवेटर्स थे। इस बंगले का मंथली मेंटेनेंस ही $90,000 था। इसके बावजूद रिचर्ड ने इस घर को बड़ा बनाने के लिए बैंक से लोन ले रखा था। लेकिन जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया तब रिचर्ड रातों रात कंगाल हो गए और उन्हें बैंकरप्ट घोषित कर दिया। तो इस कहानी से यह लेसन मिलता है कि रोनाल्ड एक हम्बल और पेशेंट आदमी थे, जबकि रिचर्ड थोड़े से लालची आदमी थे। तो दोस्तों, ऐसे कुछ और लेसन्स हम सीखने वाले हैं मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से। सो लेट्स स्टार्ट। मॉर्गन हाउसल जोसेफ हिलर, जो कि कैश 2020 इस बुक के ऑथर है, उनका एक इंसिडेंट बताते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन एक बिलियनियर के घर पर एक पार्टी चल रही थी जहां पर जोसेफ हिलर अपने दोस्त कर्ट के साथ आए थे। उसके साथ ही वहां पर एक फंड मैनेजर भी आया था। तब कर्ट जोसेफ से बातों बातों में कहता है कि देख, तुझे वो फंड मैनेजर दिख रहा है, तुझे पता है कि वो अपने काम में बेस्ट है। जितनी कमाई तेरी बुक कैच 22 ने लाइफ टाइम में भी नहीं की होगी ना, उतनी कमाई उसने सिर्फ एक दिन में की है। तब जोसेफ ने बहुत अच्छा जवाब देते हुए अपने दोस्त से कहा कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जो उस फंड मैनेजर के पास नहीं है। तो उनका दोस्त कहता है कि कौन सी चीज? तब जोसेफ कहता है कि इनफ, ये हो चीज, मतलब मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मेरे पास इनफ पैसा है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है सोशल कंपैरिजन। अगर हम बात करें टॉप 20 बिलियनियर्स की जिनकी नेटवर्थ है $50 बिलियन, लेकिन अगर हम इन्हें कंपेयर करें जेफ बेजोस के साथ जिनकी नेटवर्थ है $240 बिलियन, तो जेफ बेजोस के मुकाबले ये लोग बहुत ही कम पैसा कमाते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें टॉप 20 बिलियनियर्स को टॉप 20 मिलियनियर्स के साथ कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा अलग होगा। वेल, इसी तरह से मॉर्गन हाउसल कहता है कि हम लोग गोल्स बनाते हैं और उन गोल्स को अचीव भी करते हैं, लेकिन उसके बाद हम और नए गोल्स बनाते हैं और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि हमारी लाइफ का एंड ना हो जाए। इसी बीच हम ये भूल जाते हैं कि हमें कहां पर रुकना चाहिए। वो कहते हैं कि हमारे पास जो है उसमें हमें खुशी माननी चाहिए, क्योंकि पैसे से बढ़कर भी इस दुनिया में बहुत सी चीजें होती है, जैसे अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि कई बार हम सिर्फ और की मांग करते हैं, जैसे कि मुझे और पैसा चाहिए और फेम चाहिए, जबकि हमारे पास एक शानदार लाइफ जीने के लिए बहुत पैसा होता है। इसलिए हमें इनफ का मतलब समझना चाहिए। लेसन नंबर 2, स्टेइंग वेल्दी इज मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग वेल्दी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमें पैसों को नहीं बल्कि पैसों की साइकोलॉजी को समझना चाहिए। वो कहते हैं कि अमीर बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमीर बने रहना। जेसी लिवरमोर अपने टाइम के बेस्ट स्टॉक ट्रेडर्स में से एक थे। वो 1877 में पैदा हुए थे और सिर्फ 30 साल की उम्र में ही उन्होंने $100 मिलियन कमा लिए थे। 1929 में स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश हुआ था, जिसकी वजह से लोगों में ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। उन दिनों चारों तरफ सिर्फ एक ही न्यूज छाई हुई थी कि वॉल स्ट्रीट के ना जाने कितने ही स्टॉक ट्रेडर्स ने सुसाइड कर लिया। 29 अक्टूबर 1929 के दिन जेसी लिवरमोर का परिवार घर पर उसका इंतजार कर रहा था।
उसकी वाइफ और 2 बच्चे दरवाजे पर खड़े होकर उसके आने का इंतजार कर रहे थे। जेसी घर पहुंचा, लेकिन वो शौक में था, इस बात को लेकर नहीं कि उसका दिवालिया निकल चुका है, बल्कि हुआ यूं था कि जेसी लिवरमोर ने शर्त लगाई थी कि स्टॉक मार्केट नीचे आएगा, और उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला और वो करोड़पति बन गया। उस दिन उसने $3 बिलियन कमाए थे। जब हर कोई शर्त लगा रहा था कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, तब जेसी ने शर्त लगाई थी कि स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा, और फिर क्या, वो शर्त जीत गया और रातों रात एक बिलियनियर बन गया। लेकिन अब्राहम जर्मस्की, जो कि एक अमीर रियल एस्टेट डेवलपर थे, उनके साथ कुछ अलग हुआ था। बाकी ट्रेडर्स की तरह ही अब्राहम ने शर्त लगाई थी कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन स्टॉक मार्केट क्रैश के कुछ ही दिनों बाद अब्राहम ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया था। वो अपने नुकसान को झेल नहीं पाए थे। 1929 की क्रैश के बाद जेसी लिवरमोर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और वो एक के बाद एक और बड़ी शर्तें लगाता गया और जीतता भी गया। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि वो हमेशा ही जीतता रहेगा। लेकिन 1933 में उसने अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में गवा दिया। उस घटना के बाद जेसी को ग्रेट डिप्रेशन आ गया और उसने सुसाइड कर लिया। अब्राहम के साथ जो हुआ था वही सेम जेसी के साथ भी हुआ और उसने सुसाइड कर लिया। इसलिए मॉर्गन हाउसल इन दोनों के स्टोरी के थ्रू हमें ये बताते हैं कि जेसी और अब्राहम ये दोनों अमीर तो बन गए, लेकिन अपनी अमीरी टिका नहीं पाए। वो कहते हैं कि अमीर बनने के बहुत तरीके हैं, लेकिन अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने पैसों को ठीक से मैनेज करना। इसीलिए चाहे आप कितना भी पैसा क्यों ना कमाते हो, लेकिन अगर आप उन पैसों को मैनेज नहीं कर पाओगे तो आप ज्यादा वक्त तक अमीर नहीं बन सकते। इसी के साथ बढ़ते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट, जिनकी नेटवर्थ आज $125 बिलियन है। आज के वक्त में वॉरेन बफेट पर 2000 से भी ज्यादा बुक्स लिखी गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब वॉरेन बफेट 10 साल के थे, तभी से उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी और उन्होंने सालों तक अपने पैसे को कंपाउंड होने दिया और आज वो एक बिलियनियर है। ऑथर मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हम पैसों को कंपाउंड करके बहुत अमीर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30, और वही अगर हम इसे कंपाउंड करें तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5 = 50,625। देखा आपने इन दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। इसका और एक एग्जाम्पल है, मान लो आपने अपनी एनुअल सैलरी का 10% इंडेक्स फंड में जमा करना शुरू कर दिया और आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट है 10%, तो अगले साल आपके पास आपकी सैलरी का 10% का 10% इंटरेस्ट रेट के साथ होगा। फिर आप 2023 तक अपनी सैलरी का 10% जमा करते गए। हर साल आप 10% जोड़ रहे हो और हर साल आपका 10% इंटरेस्ट रेट भी ग्रो हो रहा है। अगर आप अगले 10 सालों तक इन पैसों को नहीं निकालते हो तो आप एक मिलियनियर बन जाओगे। इसलिए ऑथर मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमें पैसों को कंपाउंड करना आना चाहिए, क्योंकि कंपाउंड एक लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन बहुत प्रॉफिटेबल है। लेसन नंबर 4, नथिंग इज फ्री। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि इस दुनिया में हमें कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप 3 घंटों के लिए कोई गेम खेलते हो, लेकिन इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं बल्कि आपका 3 घंटों का वैल्यूएबल टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक डबल साइज पिज्जा खाने से आपके 400 रुपए नहीं बल्कि आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। इसलिए ऑथर कहता है कि इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज फ्री, देयर इज ऑलवेज हिडन कॉस्ट बिहाइंड एवरीथिंग। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रैक्टिकल लेसन्स मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना